हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज आपके साथ मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बन रही हैं। और अगर आप पिछले कुछ सालों के एग्ज़ाम को देखें तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी सारे सवाल अलग अलग रूपों में पूछे भी गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी गलती को सुधारना चाहूँगा। कल एक सीआरपीसी की एमसीक्यू पब्लिश की गई है टारगेट फॉर आईक्यू के ही वीडियो चैनल के ऊपर, जहाँ पर कंप्लेंट का जिक्र किया गया है और वहाँ पर टाइपर मिस्टेक की वजह से वहाँ पर कंप्लेंट को ये डिनोट किया गया कि कंप्लेंट का तात्पर्य पुलिस रिपोर्ट से होता है, जो कि गलत है। बल्कि कंप्लेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिगेशन जो आप ओरल या रिटन फॉर्म में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो उसको प्लीज़ आप लोग गौर कर लीजिएगा कि कंप्लेंट कभी भी पुलिस रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती है। कंप्लेंट का मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत विक्टिम या जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट होते हैं वो एक राइटिंग करते हैं जिसके अंदर आरोप और प्रत्यारोप का जिक्र होता है, और जो किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। आप चाहें तो आप उसको ओरली भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उसको रिटन फॉर्म में भी पेश कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहता क्या है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जो साफ साफ आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, आखिर ये इन्फोर्स हुआ तो हुआ कब। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट को लेके आपका जो सवाल है, इसका जवाब होगा 1 सितंबर सन 1872 वो दिन है जिस दिन इंडियन एविडेंस एक्ट को इन्फोर्स कर दिया गया था। लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 सवालों का जिक्र और भी करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि इस एक्ट को सहमति कब मिली। अगर आप इसकी सहमति की डेट देखेंगे, यानी कि डेट ऑफ एसेंट देखेंगे, तो उसमें जिक्र किया गया है 15 मार्च सन 1872। वो तिथि या वो डेट है जिस डेट को इस एक्ट को सहमति मिली। इस एक्ट का सीरियल नंबर 1 है सन 1872 का। इस एक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट में ये पूरा का पूरा एक्ट डिवाइड है, और इसके अंदर टोटल आपको 167 सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, जैसे कि आपके पूरे के पूरे एक्ट का नाम है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 1872 का इसका सीरियल नंबर 1 है जब इस एक्ट को मंजूरी मिली। इसकी मंजूरी की जो डेट है वो डेट है 15 मार्च सन 1872। इस एक्ट के अंदर टोटल आपको 11 चैप्टर, 3 पार्ट और 167 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, और ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ है 1 सितंबर सन 1872 को। अब अगर हम इसके दूसरे प्रश्न को देखें तो ये बात करता है कि आखिर इस एक्ट का प्रियम्बल या इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहता क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 चीज़ों को डिफाइन करता है। पहली बात, कंसोलिडेट, यानी कि लॉ को एकत्रित करना, हर वो लॉ जिसका संबंध एविडेंस एक्ट से है। दूसरा, उसी लॉ को डिफाइन करना अगर ज़रूरत पड़ी तो। और तीसरा, समय समय पर जब कभी भी ज़रूरत होगी हम इस लॉ ऑफ एविडेंस को अमेंड भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि इसके अंदर आपको 167 सेक्शंस, 11 चैप्टर, और ये पूरा का पूरा एक्ट 3 पार्ट के अंदर डिवाइड है। इसके ऊपर भी ज़रूर आप लोग गौर करिएगा। अब अगर हम बात करें कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, तो सर जेम्स एफ स्टीफन के द्वारा इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। और ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है बेसिकली ये लेक्स फोरी है, जिसका मतलब है कि द लॉ ऑफ द कोर्ट बाय विच द प्रोसीडिंग इज ब्रॉट, यानी कि जब कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चलती है तो उससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसी को लेक्स फोरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बात करता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर किस तरह के फैक्ट्स को शामिल किया गया है, या फैक्ट्स का मतलब क्या है। तो वो फैक्ट्स आपके फैक्टम प्रोबेंडम भी हो सकते हैं और फैक्टम प्रोबेंस भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि फैक्टम प्रोबेंडम होता क्या है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको कि सिद्ध करने की ज़रूरत होती है, और
अगर हम फैक्टम प्रोविंस की बात करें तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनका होना वाकई में बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जिक्र किया गया है कि आखिर फैक्ट क्या है। तो आपके पास हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसके बारे में अपनी एक ओपिनियन को ड्रॉन कर सकते हैं, हर वो चीज़ फैक्ट कहलाती है। और इसीलिए इसको कहा गया है कि जो फैक्ट, हर एक चीज़ फैक्ट है। अब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लिटिगेटर कि वो वहाँ से फाइंड आउट करें कि क्या रिलेवेंट होगा और क्या इररिलेवेंट होगा। अब यहाँ पर फैक्ट इन इशू क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आखिर जो फैक्ट इन इशू होता क्या है। आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। अब फैक्ट इन इशू आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए कि मुकदमा चल रहा है दो लोगों के बीच में, एक प्लेंटिफ होगा, दूसरा डिफेंडेंट होगा। अब जाहिर सी बात है मुकदमा इसलिए चल रहा है क्योंकि जो पक्ष एक बात को कह रहा है दूसरा पक्ष उसी बात को इनकार कर रहा है। तो जिस बात को लेकर दोनों ही पार्टीज या दोनों पक्ष के बीच में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, जिसके लिए वो कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं, उसको फैक्ट इन इशू कहा जाता है। इसके बाद इंस्क्रिप्शन आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर आप किसी मेटल प्लेट पे या किसी स्टोन पर अगर आप किसी चीज़ का विवरण देते हैं या किसी चीज़ को उकारने या प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है एविडेंस का मतलब क्या होता है या एविडेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आइए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा या तो ओरल एविडेंस होता है या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। अब ये ऑकुलर एविडेंस क्या है? देखिए, ऑकुलर एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जो एक व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से देखता है और कोर्ट के सामने आंखों देखा हाल बयां करता है, तो उसको हम ऑकुलर एविडेंस की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा वो कौन सा फैक्ट्स हैं जिसको कि नॉट प्रूव्ड की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा फैक्ट जिसके बारे में अभी तक अनसर्टेन चीज़ें नहीं हुई है कि क्या इसको हम प्रूफ की कैटेगरी में रखें या इसको हम डिसप्रूफ की कैटेगरी में रखें, तो हम उसको नॉट प्रूफ्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये बात करता है कंक्लूसिव प्रूफ की। अब कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर एक फैक्ट आपका ऑलरेडी प्रूफ है तो दूसरा अल्टीमेटली प्रूफ माना जाता है जब तक कि उसका रिबटल ना किया जा सके। और ये आपको 3 सेक्शंस में देखने को मिलेगा, सेक्शन नंबर 41, 112 एंड 113। ठीक है। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये बात करता है शैल प्रेज्यूम की। और शैल प्रेज्यूम वर्ड जब कभी भी रिप्रेजेंट होता है तो कोर्ट उस फैक्ट को मानकर चलती है और तब तक मानकर चलती है जब तक कि उसको डिस्प्रूव करार नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस चीज़ों से डील करता है तो बेसिकली ये प्रिजम्पशन ज्यूरिस और प्रिजम्पशन ह्यूमनिस 2 सिद्धांतों पर काम करता है। यानी कि जो प्रिजम्पशन एक लॉ के बेस पर आपको मिलता है उस आधार पर भी ट्रायल चलता है, और दूसरा जो प्रिजम्पशन आपके इन्फरेंस से ड्रॉन होता है वहाँ से भी इसका मतलब निकाला जा सकता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो डील करता है वो 2 सिद्धांतों के ऊपर करता है और वो 2 सिद्धांत थे आपके प्रिजम्पशन ज्यूरिस और प्रिजम्पशन ह्यूमनिस। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ एविडेंस का कि आखिर लॉ ऑफ एविडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है लीगल रूल्स इन कंटेक्स्ट टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एविडेंस। यानी कि किसी केस के अंदर कोई ट्रायल कंडक्ट होगा तो उसके अंदर किस एविडेंस को लेना है, किसको नहीं लेना है, किस सीक्वेंस में लेना है, क्या उनका लेवल होगा, क्या उनको लेने का तरीका होगा, इन सारी चीज़ों का जिक्र लॉ ऑफ एविडेंस में किया गया है और इसी वजह से इसको लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंटेक्स्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एक्ट का पूरा नाम, ये एक्ट इन्फोर्स कब हुआ, इसको सहमति कब मिली, इस एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं,
कितने सेक्शंस हैं, इसके अलावा अगर इसके अंदर प्रियम्बल का जिक्र किया गया है तो उस प्रियम्बल के अंदर किन किन शब्दों को शामिल किया गया है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इस एक्ट को ड्राफ्ट किया गया तो वो किस व्यक्ति के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। इसके अलावा आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि हरियाणा जुडिशरी, राजस्थान, उत्तराखंड एपीओ, इसके लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पर आप इनरोल करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि जो करंट जो पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशन का वहाँ पर वो कौन कौन से पोर्शंस हैं जिसको सबसे ज़्यादा हिट किया जा सकता है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपकी प्रिपरेशन की जो डायरेक्शंस है वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी हो या इंक्वायरी करनी हो तो दिया गए नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर ऑलरेडी इस PDF में आपको देखने को मिलेगा। दैट नंबर इज 7500110314 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने यहाँ पे आपका कंप्लीट एक पोर्शन कर दिया है। CRPC में कल जो एक टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से पुलिस रिपोर्ट का जो जिक्र किया गया था इन कंटेक्स्ट टू द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिगेशंस जो एक व्यक्ति के द्वारा ओरल या रिटन फॉर्म में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उसको कंप्लेंट कहते हैं। उसको एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई चीज़ मेरे हैंड से गलत जाए तो वो हमेशा गलत ही बनी रहे। जब कभी भी गलती का एहसास हो इट्स बेटर कि आप उसको इमीडिएट रिमूव कर दें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच।